500 ग्राम चरस पकड़ी जाती है तो उसको 7 साल सज़ा होगी, अगर किलो से ऊपर जाएगी तो 10 साल हो जाएगी, और 4 किलो से ऊपर हो जाएगी तो मतलब जितना मिकदार पकड़ी जाएगी, क्वांटम ऑफ सेंटेंस जो पनिशमेंट है वो उसके अकॉर्डिंगली हो जाएगा। अगर किसी के पास चर्स है 500 ग्राम और वहीं पे उसके पास क्रिस्टल भी है 500 ग्राम, क्या उनकी सज़ाओं में डिफरेंस होगा? बिकॉज ह्यूज डिफरेंस है। एक है नार्कोटिक्स जो सदियों से आती जा रही थी, वो थी प्लांट डिराइव्ड बनाई जाती है। जो अभी की ड्रग्स आई हैं वो है सिंथेटिक केमिकल बेस्ड है। वो जिस तरह आइस हो गई, एमडीएमए हो गई, और बहुत सारे इस तरह के डिफरेंट नाम है, एलएसडी हो गई। तो ये प्लांट डिराइव्ड नहीं है, ये सारे के सारे केमिकल डिराइव्ड है। आप हर गली से अगर हर चर्सी को पकड़ने लग गए तो आपके पास तो फैसिलिटी ही नहीं बचेगी। तो आपके पास मिनिमम क्वांटिटी भी होगी तो प्रोसिक्यूट आप होंगे, तो उसकी सज़ाएं जो हैं वो डिफाइंड हैं। वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। मंशियात पाकिस्तान को तबाह कर रही हैं। हर गली में हज़ारों, सैकड़ों, हज़ारों मंशियात इस्तेमाल करने वाले पाए जाते हैं और इससे हमारी पूरी जनरेशन तबाह हो रही है। ड्रग्स को हमारे माशरे के लिए एक तबाहकुन हथियार की तरह से यूज़ किया जा रहा है। हर गली में, हर मोहल्ले में सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों लोग ड्रग्स को यूज़ करते हैं। लेकिन ये सारे ड्रग्स आखिर आते कहाँ से हैं और इन्हें रोकने के लिए गवर्नमेंट कौन कौन से इकदाम कर रही है? कौन कौन से हमारे पास इदारे हैं, कौन कौन से ड्रग्स होते हैं जो कि ड्रग्स कंसिडर किए जाते हैं? कुछ सब्सटेंसेस नेचुरल सोर्स से आते हैं, कुछ को लेबॉर्ट्रीज में सिंथेसाइज किया जा रहा है एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में और बहुत बड़े लेवल पे। आज इसी सारी चीज़ को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं जनाब अली मोहम्मद काकेपोटो साहब, जो कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं एएनएफ एंटी नार्कोटिक फोर्स के। आज हमने उनसे जाना कि एएनएफ क्या है, एएनएफ के फंक्शंस क्या हैं, एक प्रोसिक्यूटर के एएनएफ में फंक्शंस क्या होते हैं, एक प्रोसिक्यूटर आप कैसे बन सकते हैं, ड्रग्स को कौन कौन से लॉज डील करते हैं और इस तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। सो वॉच एंड एंजॉय। सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने अपना वक्त दिया। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा सबसे पहले कि आपकी जर्नी कैसी रही लीगल प्रोफेशन में? आप लीगल प्रोफेशन में आए कैसे? आपने लॉ क्यों चूज़ किया? First of all, thank you, Ahmad, for having me. And I should also take this opportunity to appreciate your efforts कि आपने जो पॉडकास्ट का सिलसिला स्टार्ट किया है और लोगों को फर्स्ट हैंड लीगल इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है, स्पेशली यंग लॉयर्स को भी और पब्लिक एट लार्ज भी। So coming back to your question, मेरी बेसिक एजुकेशन जो थी, मैं लॉरेंस कॉलेज घोड़ा गली मरी, एक बोर्डिंग स्कूल है, वहाँ पढ़ा क्लास 1 से लेके ऑनवर्ड्स। जहाँ पे आई थिंक नवाज शरीफ साहब के साहबजादे भी लॉरेंस में ही है। नहीं, वो लॉरेंस कॉलेज में नहीं पढ़े थे, और बड़े बड़े डिग्निटरीज वहाँ से पढ़े हुए हैं। खाकान अब्बासी साहब पढ़े हुए हैं, ज़फ़रुल्लाह जमाली, इस तरह से पुराना इंस्टीट्यूशन है, अंग्रेज़ों के दौर का बना हुआ। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, मतलब जब मैं व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप तो बहुत सारे प्रोफेशंस थे जो कि इंसान ज्वाइन करने का सोचता है, लेकिन लॉ का प्रोफेशन हमेशा से मुझे इस वजह से अट्रैक्ट करता था क्योंकि एक ये इंडिपेंडेंट प्रोफेशन था, और कानून जानना और कानून का पता होना और एक आज़ाद और एक प्रोग्रेसिव कैरियर है जिसके अंदर आप वक्त के साथ साथ अचीवमेंट होती है आपकी, अनलाइक के कोई गवर्नमेंट सर्विस जहाँ एक आप सर्टेन एज के बाद आप रिटायर हो जाते हो। तो लॉ ऐसा प्रोफेशन है कि जिसमें आप जितना आप एक्सपीरियंस होते जाएंगे उतने पॉलिश होते जाएंगे, और आप वो आपके दिमाग के अंदर कभी वो रिटायरिंग वाला चीज़ भी नहीं आता। अच्छा, बीच में आई थिंक कि आपको पब्लिक सर्विस वगैरह में भी थे या कोई ब्यूरोक्रेसी की साइड पे भी आप थे, हाँ, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है हमारी जो बातचीत हुई थी। exactly. Now I qualified a provincial civil service exam and I was allocated as section officer. लेकिन बाद में I left that job because I thought कि एक होता है ना इंसान, नौकरी पेशा या मिजाज होता है, तो मुझे वेरी अर्ली आई रियलाइज्ड कि ये मिजाज मेरा नहीं है। तो वकालत एक ऐसा आज़ाद प्रोफेशन है जिसमें मतलब दैट्स व्हाई आई हाँ, ऑप्टेड किसी की फॉर ज़ाहिर मुलाजमत नहीं है, आप अपने अपने तरह से आप काम कर अपनी सकते तरह हैं। से एग्जैक्टली आप काम कर सकते हो। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली एएनएफ के हवाले से है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये एएनएफ है क्या, इसके फंक्शंस क्या हैं और इसका एम क्या है? हमारा एएनएफ का एब्रिविएशन है एंटी नार्कोटिक फोर्स। प्राइमरीली एक फेडरल डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ नार्कोटिक्स कंट्रोल, एक फेडरल गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री भी है, उसके अंदर फॉल करता है। बेसिकली क्या था कि ड्रग्स के मैनेज को कर्ब करने के लिए एक स्पेशल इदारे की ज़रूरत थी। मतलब जब से यूनाइटेड नेशंस बना तो यूनाइटेड नेशन का एक स्पेसिफिक ऑफिस बना, यूनाइटेड नेशंस ऑन ड्रग कंट्रोल, तो पाकिस्तान सिग्नेटरी था उसका।
तो आम जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनके अंदर उतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि, क्योंकि ये एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, एक रैकेट होता है, कोई आम ऑफेंस तो है नहीं। तो फिर ये डिपार्टमेंट पहले 1997 में फिर इसको प्रॉपरली एक्ट बना हमारा नारकोटिक्स कंट्रोल का, और उसी एक्ट के कंट्रोल ऑफ तहत नारकोटिक कंट्रोल ऑफ सब्सटेंसेस नारकोटिक एक्ट। सब्सटेंस एक्ट बना, और उसी के तहत ही फिर ये अलग से एक फोर्स भी रेज की गई, और उस फोर्स को कमांड जो है वो मिलिट्री से लोग आके कमांड कर रहे होते हैं। बाकी जो इनके अंदर बाकी जो ऑफिशियल्स होते हैं वो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू वो होते हैं सारे, तो इसका एम यही है कि पाकिस्तान को ड्रग फ्री बनाना। ड्रग फ्री बना। अच्छा, इसकी हायरार्की क्या होती है, मतलब इसके कौन ऑफिसर्स होते हैं, क्या डेजिग्नेशंस होते हैं इसमें? जो हेड होते हैं वो डायरेक्टर जनरल बोलते हैं उसको, वो मेजर जनरल जो है वो पाकिस्तान में एक मेजर जनरल होते हैं जो कि डीजी हैं नारकोटिक्स कंट्रोल के। फिर उसके अलावा जो 4 प्रोविंसेस हैं उनमें एक ब्रिगेडियर रैंक के आदमी अपॉइंट होते हैं जिनको कमांडर बोलते हैं। अब सिंध में कमांडर आरडी एएनएफ सिंध का अलग कमांडर है, बलूचिस्तान का अलग है, पंजाब का और केपीके का अलग है। तो यानी कि हर सूबे के हिसाब से इसको इसकी कमांड डिवाइड किया गया है। हाँ, बट एग्जैक्टली। जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन है वो फेडरली ही होता है या प्रोविंशियली नहीं नहीं, इंडिपेंडेंट? ये फेडरल का महकमा है बेसिकली। और फेडरल गवर्नमेंट में जैसे मैंने आपको बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स एंड कंट्रोल जो है उसके अंडर में ये सारी आ रही होती है। अच्छा, हम ये देखते हैं कि पुलिस भी इसी सब्जेक्ट पे काम कर रही होती है। ड्रग्स जो है क्राइम भी है, पीपीसी में भी क्राइम है, तो पुलिस भी काम कर रही है। तो ये एएनएफ या एंटी नार्कोटिक फोर्स जो है वो किस तरह से पुलिस से डिफरेंट है? बेसिकली देखें, एज फार एज पुलिस इज कंसर्न, पुलिस जो है वो प्राइमरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है जिसका काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। बेसिकली एएनएफ का काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं, बल्कि स्पेशलाइज्ड एक फोर्स बनी सिर्फ ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए। तो पुलिस के पास जैसे एक होता है एक स्पेशलाइज्ड फोर्स जिसका काम ही यही है कि ड्रग्स को कंट्रोल करना। अब पुलिस के पास बेतहाशा काम है लॉ इन्फोर्समेंट का। आपको पता है कि दंगे हो जाते हैं उसको कत्ल गैर हो जाता है उसको इन्वेस्टिगेट करना। तो एएनएफ स्पेशलाइज्ड फोर्स है। दो के पुलिस के पास भी जुरिस्डिक्शन है कि कोई भी ऐसी मंशियात की शिपमेंट या कोई भी बंदा उनको इन्फॉर्मेशन हो तो मतलब पकड़ आपके सकती है। पास स्पेशल एबिलिटीज़ होती हैं एएनएफ के बाद, आपसे मुराद एएनएफ के पास, हाँ, कि जो कि पुलिस शायद उस तरह से ट्रेंड नहीं होती, बट एएनएफ के पर्सनल्स जो होते हैं इस तरह से ट्रेंड होते हैं कि वो एग्जैक्टली क्योंकि देखे ना, स्पेशलाइज्ड जब बात आ गई तो उसका पर्पज़ ही यही है कि उनका सिर्फ और सिर्फ काम ड्रग्स को कंट्रोल करना है, उसकी ट्रैफिकिंग को, उसको कोई ग्रोअर है उसको पकड़ना है, स्मगलिंग को। तो इनके पास वो स्किल एक्सपर्टीज़ और ये ट्रेंड होते हैं बेसिकली सिर्फ और सिर्फ नारकोटिक्स को कंट्रोल करने के। नहीं, मैं इससे जानना इस चीज़ में ये चाह रहा हूँ कि एक फॉर एग्जांपल एक जगह पे एक ऑफेंस हो रहा है, तो फर्स्ट लाइन उसको काउंटर कौन करेगा, एएनएफ करेगा या पुलिस करेगी? देखिए ये कब ये सब्जेक्ट मैटर बन जाता है एएनएफ का और कब ये पुलिस इसको डील कर असल सकती में है? क्या है कि जो ड्रग्स है उसको कंट्रोल करना प्राइमरीली हर एजेंसी का काम है। मतलब अगर पुलिस को किसी पता चलेगा और रेड करेगी तो वो भी उसको ट्राई कर सकती है और उसके खिलाफ केस एफआईआर काटेगी। रेंजर्स को मिल जाए, एक्साइज वाले जो पुलिस होती है उसको मिल जाए, कस्टम्स को मिल जाए, मतलब कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को कभी भी वो ड्रग को पकड़ेंगे किसी भी चीज़ को तो वो उसको एफआईआर उसकी काट सकता है। तो एएनएफ जो है वो क्योंकि स्पेशलाइज, जैसे छोटा एग्जांपल दो, अगर पोर्ट से अगर स्मगल हो रहा है और कस्टम वाले पकड़ लेते हैं तो कस्टम वाले अपनी मुद्दईयत में, मतलब कंप्लेनेंट जो है वो कस्टम वाले होंगे और वो सीएनएस कोर्ट में आगे चलेगा। पुलिस अगर पकड़ लेगी तो पुलिस एफआईआर काटेगी अपने थाने में और इन्वेस्टिगेट भी खुद करेगी और उसको चालान पेश करेगी लोकल कोर्ट्स के अंदर। तो प्राइमरीली हर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के पास ये पावर है कि उस नारकोटिक्स को पकड़े भी सही और उसको फिर प्रोसिक्यूट भी अच्छा, करे। फॉर एग्जांपल एक जो डिपार्टमेंट है, एक्साइज कस्टम्स हो गया, पुलिस हो गया, ये पकड़ लेते हैं या एएनएफ पकड़ लेता है, तो क्या केस ट्रांसफ़र नहीं होगा? जो पकड़ेगा वही उसको प्रोसिक्यूट करेगा, वही प्रोसीड वही करेगा? प्रोसिक्यूट करेगा, वही वो चीज़ करेगा। बेसिकली क्या है कि एएनएफ जब ये हमारा सीएनएस लॉ बना तो एक स्पेशल कोर्ट्स बनी। अब जो सीएनएस की जुरिस्डिक्शन, अब कोई भी कस्टम वाले अगर कोई भी ड्रग पकड़ेंगे वो भी सीएनएस कोर्ट, स्पेशल कोर्ट में चलेगा। रेलवेज़ वाले पकड़ते हैं वो भी सीएनएस कोर्ट में चलेगा। कोस्ट गार्ड पकड़ते हैं या एएनएफ पकड़ती है वो स्पेशल कोर्ट। पुलिस जो भी पकड़ेगी वो आम जो सेशन कोर्ट्स होती हैं वहाँ पे भी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक असाइंड होती है कोर्ट
जैसे आपने देखा मॉडल हम्म। कोर्ट्स बनी है, इसी तरीके से एक ड्रग कोर्ट भी, नारकोटिक भी बनती है। तो उस ज़िले के जो भी केसेस नारकोटिक्स से रिलेटेड होंगे वो एक कोर्ट असाइन होगी और पुलिस वाले उस कोर्ट में आके चालान पेश करेंगे और वहाँ ट्रायल होता है उसका। यानी एक्सेप्ट पुलिस, अगर पुलिस होती है तो नॉर्मल सेशन कोर्ट्स में, और हाँ, पुलिस के अलावा कोई भी एजेंसी अगर पकड़ती है तो वो आपके पास स्पेशल जो वो कोर्ट है। स्पेशल कोर्ट में आएगा, एग्जैक्टली। हाँ, यहाँ पे बात अब आती है प्रोसिक्यूटर की। हाँ, आप भी चूंकि प्रोसिक्यूटर हैं, सबसे पहले हमें ये तो बताएं कि प्रोसिक्यूटर होता कौन है, इसके क्या फंक्शंस होते हैं। देखिए प्रोसिक्यूटर जो है वो लॉयर होता है जो कि स्टेट काउंसिल होता है, जो कि स्टेट को रिप्रेजेंट करता है क्रिमिनल केसेस के अंदर। कहीं पे भी, जैसे अभी एएनएफ जो है स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स हायर करती है। कोई भी कंप्लेनेंट जहाँ पे भी एएनएफ होगी तो उसकी सारी, उसका ट्रायल जो है वो सारा का सारा प्रोसिक्यूटर करेगा। प्रोसिक्यूटर की जॉब में क्या आ जाता है कि उसने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसके साथ थॉरोली इस चीज़ पे काम करना है कि मैक्सिमम अच्छी एविडेंस कलेक्ट हो और फिर उसके ऊपर चार्ज फ्रेम हो और इतना मटेरियल। प्रॉपर चार्ज फ्रेम किया जाए। हाँ, मतलब एविडेंस के बेस पे सारा का सारा ट्रायल चलेगा। तो आपके पास इतनी कंक्रीट एविडेंस लेके आनी पड़ेगी ताकि आप स्टैब्लिश कर सकें और कन्विक्शन सिक्योर कर सकें उसके। अच्छा, यहाँ पे आप टर्म्स यूज़ कर रहे हैं स्पेशल प्रोसिक्यूटर एंड प्रोसिक्यूटर। हम देखते हैं ऑर्डिनरली प्रोसिक्यूटर्स भी होते हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट्स में होते हैं। ये स्पेशल प्रोसिक्यूटर और जो ऑर्डिनरी प्रोसिक्यूटर्स हैं, इनमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है भी कोई, या बस जस्ट टर्म डिफरेंट है? टर्म बेसिकली डिफरेंट है और हायरिंग प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। नॉर्मली क्या होता है कि आम जो कोर्ट्स हैं हमारी, वहाँ पे हायर करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, जो है वो हायर करती है थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन। और वो असाइंड होते हैं कोर्ट्स के अंदर क्रिमिनल जितने भी केसेस हैं उनको ट्रायल करने के लिए। स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स जो हैं वो होते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस के ऊपर, क्योंकि नार्कोटिक्स है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और फिर सब्जेक्ट टू परफॉर्मेंस होता है, क्योंकि स्पेशलाइज लॉ है। और क्योंकि आम आपने देखे हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं वहाँ पे कंप्लेनेंट अक्सर प्राइवेट लोग ही होते हैं, तो उसका एक रोल होता है, लेकिन वो रोल उस तरीके से नहीं होता है नॉमिनल क्योंकि होता है, उसके नॉमिनल अलावा होता है। असिस्टेंट टू एग्जैक्टली, प्रोसिक्यूशन भी आ जाता हाँ एग्जैक्टली। तो वहाँ पे दो पार्टीज आपस में ही लिटिगेट कर रही होती है और अपने अपने लॉयर्स हायर कर रही होती है, तो वहाँ उसका रोल नॉमिनल। लेकिन स्पेशल प्रोसिक्यूटर ये है कि स्टेट ही हमेशा प्रोसिक्यूट करती है, तो वो इतना एफिशिएंट होना चाहिए आदमी कि जो अच्छे तरीके से ड्रग से रिलेटेड केसेस को अच्छे तरीके से प्रोसिक्यूट कर सके। तो वो फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होता है, सब्जेक्ट टू विलिंगनेस डिपार्टमेंट की और परफॉर्मेंस, जिसकी अच्छी बेहतर परफॉर्मेंस रहेगी। और क्योंकि इतना ज़्यादा पेंस टेकिंग जॉब है लॉ इन्फोर्समेंट, खासतौर के एएनएफ की इतनी, तो अगर प्रोसिक्यूटर इतना एफिशिएंट नहीं है और उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा, तो वो तो फिर सारी की सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। तो वो फिर सब्जेक्ट टू परफॉर्मेंस होती है और फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होता जाता है। अच्छा, मैं आपने भी यहाँ पे एक बात की कि प्राइवेट पार्टीज़ जो है नॉर्मल ऑर्डिनरी जो ऑफेंसेस होते हैं उनमें लिटिगेट कर रही होती हैं। तो क्या एएनएफ के लॉज के अंदर या नारकोटिक्स के लॉज के अंदर भी बेसिकली कोई कंप्लेनेंट हो सकता है और वो परस्यू कर सकता है और वो अपना वकील भी कर सकता है क्या? नहीं, 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 नहीं। क्योंकि बेसिकली ये सारे के सारे जो ऑपरेशंस होते हैं एएनएफ के, ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड होते हैं। रैंडम तो ये कोई आम पुलिस की तरह नाकों पे तो नहीं खड़े होते एएनएफ वाले। कि ये चेक। सारे के सारे, हाँ, ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन बेस्ड होते हैं। और तो फिर जब ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड होते हैं तो यही जाके रेड करते हैं। तो फिर जब ये रेड करेंगे तो कंप्लेनेंट भी ऑब्वियसली ये बनते हैं। अच्छा, एक स्पेशल प्रोसिक्यूटर बन कैसे सकते हैं? अगर किसी लॉ एस्पेरेंट ने एक स्पेशल प्रोसिक्यूटर बनना है, लॉ एस्पेरेंट या हम्म। यंग लॉयर या किसी ने भी, तो क्या क्राइटेरिया होगा उसके लिए और क्या प्रोसेस होगा उसके लिए कि आप स्पेशल प्रोसिक्यूटर बन सकते हैं? बेसिकली ये एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं हर साल, सब्जेक्ट टू वैकेंसीज। और फिर क्राइटेरिया ये होता है कि आपकी मिनिमम 5 साल की स्टैंडिंग हो इन हाई कोर्ट, ताकि 5 साल हाई कोर्ट की, 2 साल उसकी, तो 7 साल की मिनिमम आपका एक्सपीरियंस हो। तो फिर वो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका ये है। फिर फर्दर वो आपका इंटरव्यू लेते हैं और वो बड़ा थॉरो इंटरव्यू होता है वो आपको, क्योंकि उनके एएनएफ के हाई ऑफिशियल्स वहाँ बैठे होते हैं, तो वो आपको बड़ा थॉरोली इंटरव्यू करते हैं, बड़ी आपको सिचुएशंस देते हैं और आपका साइकोलॉजी आईक्यू और टेस्ट करते हैं? आईक्यू ईक्यू सारा टेस्ट करते हैं और फिर वो जाके सिलेक्ट करते हैं लोगों को। तो इसका कोई एग्ज़ाम वगैरह कुछ नहीं होता? नहीं, एज सच को रिटर्न तो नहीं होता एग्ज़ाम, लेकिन ये है कि 7 साल की जिस जिस भी लॉयर की स्टैंडिंग होगी तो उसको इतना तो वकालत आती होगी, और फिर वो सब्जेक्ट टू उसकी इंटरव्यू का क्या आउटकम होता है, वेदर वो सेटिस्फाई कर पाता है पैनल को कि नहीं। तो उसमें फॉर एग्जांपल एक बंदा है स्पेशल प्रोसिक्यूटर, सिंध में अपॉइंट हो गया, जैसे कि आप कराची में हैं, सिंध में हैं,
तो क्या उसका जॉब प्रोफाइल सिर्फ सिंध तक ही या कराची तक ही महदूद रहेगा या डिफरेंट प्रोविंस में भी उसको लेके जाया जा सकता है, वो अपेयर हो सकता है ऑन बिहाफ ऑफ एएनएफ? नहीं, हर इलाके के लिए हर डिस्ट्रिक्ट डिवीजन में ये डिवाइडेड है, और हर प्रोविंस के लिए उनके अपने अपने असाइन किए हुए होते हैं। अनलेस वैसे तो लाइसेंस होल्डर है बंदा, पाकिस्तान बार काउंसिल के हम लाइसेंस होल्डर है, प्रैक्टिस तो हम किसी भी कोर्ट में जाके अपीयर हो सकते हैं। तो कोई ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स केस हो कि जिस पे आपको डिपार्टमेंट समझे कि आप जो है इतने ब्रिलियंट लॉयर हैं कि आपको रिप्रेजेंट कर दे, तो कोई उसके अंदर ममानियत नहीं है, आप कर सकते हो। लेकिन जनरली असाइंड होते हैं रोल्स, और हर कोर्ट उसी कराची के प्रोसिक्यूटर कराची में प्रोसिक्यूट कोर्ट्स में जाएंगे, दूसरे इलाकों में दूसरों में जाएंगे। अच्छा, ये एक कोई गवर्नमेंट जॉब है? आपके जो डेजिग्नेशन होते हैं लाइक स्पेशल प्रोसिक्यूटर, क्या आप कोई गवर्नमेंट की जॉब की डेजिग्नेशन होल्डर हैं? कोई ग्रेड स्केल्स आपको दिए जाते हैं, या ये प्राइवेट जॉब है? किस किस तरह से वर्क नहीं, करती है? अब बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्चुअल है, जैसे मैंने बताया, परमानेंट नहीं है। लेकिन आप स्टेट काउंसिल हो, तो जब तक आप उस कॉन्ट्रैक्ट में हो, यू आर रिप्रेजेंटेटिंग द स्टेट, तो ये गवर्नमेंट का टैग होता है इसके ऊपर। लेकिन क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्चुअल है, तो दूसरों की तरह परमानेंट वाला सीन नहीं है इसमें। तो इसमें फिर रिटायरमेंट्स ये सारी चीज़ें भी नहीं 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 होती नहीं, हैं? ये कुछ भी नहीं है। देखिए, रिटायरमेंट तब होता है जब आप परमानेंट एम्प्लॉय हो किसी के। हम है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड, तो जब भी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ हमारा, बस महीने की जो वेजेस जो सैलरी है वही ड्रॉ करता है, बाकी उसके अलावा जो है वो। कोई बाकी डेजिग्नेशंस हाँ, और बाकी वही होता बेनिफिट्स? है 17 स्केल में, ऑब्वियसली एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर का इक्वलेंट ही होता है ग्रेड। और बेनिफिट्स वगैरह? नहीं नहीं, बेनिफिट एज सच कुछ भी नहीं होता, बस सैलरी ड्रॉ अच्छा, करते हैं। अब जैसे आप बता रहे हैं कि ये पब्लिक जिस तरह से एक पब्लिक ऑफिसर होता है उस तरह से वो नहीं है, गवर्नमेंट सर्वेंट या पब्लिक सर्वेंट आप कह लें, वो नहीं है। हाँ। तो इसके साथ आप अपना काम कर सकते हैं, बीइंग ए स्पेशल प्रोसिक्यूटर आप अपने केसेस को भी आर्ग्यू कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनमें, या नहीं? हाँ, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में इजाज़त है, लेकिन ये है कि महीने हफ्ते के 6 दिन ही कोर्ट्स फंक्शनल होती हैं, तो टाइम नहीं मिल रहा होता, तो प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउड है, लेकिन हो पॉसिबल नहीं है। हो नहीं हाँ, पाती हो ही क्योंकि नहीं आप पूरा पाती। दिन प्रोसिक्यूट ही करते रहेंगे, तो एग्जैक्टली, तो आपके अपने पास टाइम प्राइवेट बचेगा केसेस, नहीं। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा अली साहब, ये बताएं कि पाकिस्तान में कौन से वो लॉज हैं जो कि डील करते हैं नारकोटिक रिलेटेड मैटर्स को या उनके ऑफेंसेस को? नारकोटिक सब्सटेंसेस को डील कौन से लॉ करते हैं? बेसिक जो लॉ है वो है कंट्रोल ऑफ नार्कोटिक सब्सटेंसेस एक्ट 1997। अब इसमें 2022 के बाद अमेंडमेंट भी आ गई है, तो प्राइमरीली नार्कोटिक्स को यही एक लॉ है जो रेगुलेट करता है। इससे पहले ओपीएम लॉ था, वो रिपील हो गए सारे के सारे। अब ये एक, उर्दू में बोलते हैं ना, जामे एक कानून है जिसमें नार्कोटिक्स के सारी लॉज इसके अंदर है, और इसी के तहत ही ट्राई होता है। अच्छा, आपने कहा 2022 में एक अमेंडमेंट भी आई है, तो उसमें क्या इसको इम्प्रूव करने की कोशिश की गई? 2000 बेसिकली क्या हुआ था कि जो 22 अमेंडमेंट से पहले पनिशमेंट्स डिफाइंड नहीं थी। पनिशमेंट कैसे, कि सेक्शन 9B 9C में था। अब क्या हुआ 22 के बाद, कि जितनी क्वांटम है जो आपसे किसी भी बंदे से पकड़ा जाएगा, उस क्वांटम के अकॉर्डिंगली सज़ाएँ हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी आदमी से 500 ग्राम चर्स पकड़ी जाती है तो उसको 7 साल सज़ा होगी। अगर किलो से ऊपर जाएगी तो 10 साल हो जाएगी, और 4 किलो से ऊपर हो जाएगी, तो मतलब जितना मिकदार पकड़ी जाएगी, क्वांटम ऑफ सेंटेंस जो पनिशमेंट है वो उसके अकॉर्डिंगली हो जाएगा। इसमें डेथ सेंटेंस भी है? नहीं, डेथ सेंटेंस नहीं है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, डेथ अब सेंटेंस आई नहीं थिंक किया। पहले डेथ सेंटेंस हुआ पहले करती डेथ थी। सेंटेंस था, अब लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो अच्छा, गया। आपने यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि क्वांटम के हिसाब से है, वेट किया जाएगा। हाँ, वेट के हाँ, अकॉर्डिंगली। वेट किया जाएगा। तो अब यहाँ पे एक अहम क्वेश्चन ये आता है कि क्या हर सब्सटेंस को उसी हिसाब से ही वेट किया जाएगा और एक ही वेट कैटेगरी में डाला जाएगा? फॉर एग्जांपल, अगर किसी के पास चर्स है 500 ग्राम और वहीं पे उसके पास क्रिस्टल भी है 500 ग्राम, क्या उनकी सज़ाओं में डिफरेंस होगा? बिकॉज ह्यूज डिफरेंस है। अगर आप डिफेक्टिव चीज़ देखें तो बहुत डिफरेंस है। हाँ, नहीं तो नहीं, क्या सज़ा में भी कोई डिफरेंस होना चाहिए? बिल्कुल होना नहीं, बल्कि है। बेसिकली क्या है कि जो नारकोटिक्स का जितना गंदा इफेक्ट है, उसके अकॉर्डिंगली सज़ा इन्होंने दी हुई है। मतलब अगर चर्स आपसे 500 ग्राम पकड़ी जाती है तो उसकी सज़ा फॉर लाइक 5-6 साल है। वहीं पे आपसे अगर कोकेन पकड़ी जाती है इतनी, तो उसकी 10 साल से ज़्यादा सज़ा है। और वहीं पे साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस जो आजकल जिनको सिंथेटिक ड्रग्स बोलते हैं, जैसे कि एम्फेटामाइन हो गई, जिसको पॉपुलरली आइस बोलते हैं आजकल, वो हो गई, तो उसका अगर उसकी सज़ा ज़्यादा है। मतलब चर्स 50 ग्राम पकड़ी जाए तो उसकी कम, उधर ही आइस उसी क्वांटिटी की हो तो उसकी सज़ा ज़्यादा है। अच्छा, अली, आप बात कंप्लीट कर लें अगर करनी है नहीं तो। नहीं, यही बात। हाँ, तो मैं बेसिकली यहाँ पे मौके की मुनासबत से मैं बहुत सारी चीज़ों में मैं खुद भी कंफ्यूज होता हूँ, आपसे भी, लोग भी जानना चाहेंगे ये हाँ, चीज़
बीइंग अ प्रोसिक्यूटर आपको शायद ये चीज़ आइडिया ज़्यादा हो कि डिफरेंट जो हम टर्म सुनते हैं, आइस, क्रिस्टल, डिफरेंट ड्रग्स के नाम जो मशहूर मशहूर हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है? आप अगर यानी होते क्या हैं ये बेसिकली देखिए एक एक मशहूर है, मशहूर बता दें। हाँ एक देखें, एक है नार्कोटिक्स जो सदियों से आती जा रही थी, वो थी प्लांट डिराइव्ड, जो कि आम प्लांट, जो नेचुरल प्लांट जैसे चर्स है, हैश है, ये कैनबिस प्लांट होता है, उससे एक्सट्रैक्ट करके बनाई जाती है। एक मर्जियाना, मैरवाना जिसको बोलते हैं, मैरवाना, मैरवाना, ये सारी कैनबिस फैमिली है। ठीक है, ये फैमिली का ऐसे है, जैसे आपको इजी एनालॉजी दूं, जैसे एक सिट्रस फ्रूट होता है, एक ऑरेंज भी हो गया, उसी का ही वो दूसरा भी हो गया, क्या बोलते हैं, संतरा भी हो गया, माल्टा भी हो गया, डिफरेंट वो जनर्स आ जाते हैं। तो बेसिकली जो मदर नेम है वो कैनबस है। अब उस कैनबस से हशीश भी निकलती है, इसी तरीके से ओपियम डेरिवेटिव्स हैं जिसमें से हेरोइन निकलती है, अफीम निकलती है। ये जो आपने मैरवाना बोला, ये भी कैनबस फैमिली है। ठीक है, जिसको वीड बोलते हैं आजकल, या हेम्प बोलते हैं, या भंग बोलते हैं। फिर उसके बाद और कोका डेराइटिव हो गई, जैसे कोकेन है, तो कोकेन भी ड्राइव होती है कोका प्लांट से, जो कि कोलंबिया मैक्सिको में होता है। तो ये वो नार्कोटिक्स हैं जो प्लांट बेस्ड थी, कि जिनका प्राइमरीली जो मेन रॉ मटेरियल जिससे एक्सट्रैक्ट होती है वो प्लांट से होती है, नेचुरल सोर्स नेचुरल है। सोर्स बेस्ड। यस, बिल्कुल। अब क्या हुआ है कि जो अभी की ड्रग्स आई हैं वो है सिंथेटिक, केमिकल बेस्ड है। वो जिस तरह आइस हो गई, एमडीएमए हो गई, और बहुत सारे इस तरह के डिफरेंट नाम है, एलएसडी हो गई। तो ये प्लांट डिराइव्ड नहीं है, ये सारे के सारे केमिकल डिराइव्ड है, यानी ये लैब्स में बनाए ये जाते हैं। लैब्स में बनाई जाती हैं। तो अब ये जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं, ये बहुत डेंजरस है। तो इसमें तो ऑब्वियसली लैब्स की भी बड़ी फैसिलिटीज़ एंड साइंटिस्ट माइंड भी हाँ, चाहिए। तो एग्जैक्टली। क्या ये इतने इतने लेवल पे ऑर्गेनाइज्ड हैं ये लोग? मैं वही बताऊं कि दुनिया में लेकिन 3-4 क्राइम ऐसे हैं जो कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जिनको बोलते हैं, उनमें से पहले नंबर पे ड्रग जो है, वो ड्रग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, जो कि पूरी दुनिया में इनका नेटवर्क है। इसी तरह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, टेररिज्म हो गया, हथियारों की वो हो गई। तो ये कुछ ऐसे काम हैं जो कि ऑर्गेनाइज, जिनके पूरी दुनिया में एक नेटवर्क होता है, और ल्यूक्रेटिव है, पैसे बहुत ज़्यादा हैं। तो ये सदियों से एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड एक क्राइम रहा हुआ है। तो ड्रग्स भी उसी में ही शुमार हो जाता है, उसी चीज़ में। तो ये जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो पैसा इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है कि हर बंदा, जो भी क्रिमिनल माइंडेड लोग होते हैं, ऑब्वियसली जो भी ये ड्रग्स से रिलेटेड काम करते हैं, तो पैसा इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो उनके पास उतनी हैवी इक्विपमेंट है। जैसे अभी रिसेंटली ये जितने भी, पहले पाकिस्तान पाकिस्तान तो नहीं, प्राइमरी जो सोर्स था वो अफ़गानिस्तान ही है। जितने भी हेरोइन और हशीश वहीं से ही आ रही होती थी, और पाकिस्तान में भी वहीं से आती है, और फिर यहाँ से पूरी दुनिया में वो जा रही होती है। और सालों से ये नेटवर्क जो है ये पाकिस्तान के अंदर था। अब क्या है कि जिस तरह ये एमडीएम में आइस हो गई, ये लोकली भी लोगों ने अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे, या पाकिस्तान में भी जो भी ट्राइबल एरियाज़ हैं, या इवन बलूचिस्तान में भी जो बड़े रिमोट एरियाज़ हैं, वहाँ पे प्रॉपर लेबॉर्ट्रीज़ बनाई हुई हैं। वो वेल इक्विप्ड हैं, उनके पास वही उस तरीके से केमिस्ट, वो पढ़े लिखे तो नहीं होंगे, लेकिन उनको अंदाज़ा है कि केमिकल कैसे, रिएक्शन ज़रूर जानते उनको हैं। पता है कि कैसे ये बनाते हैं। तो वो सारी की सारी जो आ रही है पाकिस्तान में, वो वहीं से आ रही हैं। मतलब एक वायद कोकेन है जो कि यहाँ प्रोड्यूस नहीं होती, वो उसका मेन सोर्स है कोलंबिया, मैक्सिको। बाकी जितने भी नार्कोटिक्स हैं वो अफ़गानिस्तान बेस्ड है। अच्छा, मेरा एक दिन मेरे फ्रेंड हैं एक, उनसे ही बहस हो रही थी कि चर्स और वीट सेम है या डिफरेंट हैं। तो मैं कंफ्यूज हूँ इस चीज़ में, आपसे पूछना चाहूँगा सेम होते हैं या डिफरेंट होते हैं? मेरे कहना बेसिक जो इनका प्लांट है कैनबस, वो एक ही है। फिर उसमें क्या होता है कि कैटेगरीज डिफरेंट होती हैं। वीड जो है, सीड का डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, वो सीड डिफरेंट होगा तो उससे वीड बन जाती है। उसी फैमिली सेम है, बाकी उसका जो फ्रूट या बोलते हैं वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट अच्छा, है। इनके ह्यूमन माइंड पे या इंसानी जिस्म पे जो डिफरेंट टाइप के आपने सिंथेटिक एंड नेचुरल ड्रग्स आपने बताए, नेचुरल सोर्स जिनका नेचुरल है, इनके इफेक्ट कैसे होते हैं और किस तरह से डिफरेंट इफेक्ट है इनका? देखिए, बेसिकली क्या है, ड्रग्स क्यों इंसान के लिए बुरी है, क्योंकि ये एडिक्शन होती है इनके अंदर, और ये आपकी माइंड स्टेट को ऑल्टर कर देते हैं। और एक नॉर्मल इंसान जिस तरीके से सोचता है, उससे टोटली डिफरेंट एंटायरली हो जाते हैं। जितने भी आपने देखे हैं ड्रग एडिक्ट्स, ये सारी चीज़ें, वो क्यों माशरे से टोटली डिफरेंट या मैनेज बन जाते हैं, बुराई बन जाते हैं, क्योंकि वो फिर किसी काम के नहीं रहते। तो तभी ड्रग्स को पूरी दुनिया ने और अज़ल से ही इस चीज़ के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश की है कि ये मंशियात को कंट्रोल किया जाए, और लोग इसमें तबाह ना हो, उनकी तबाही रोकी जाए। ऐसा कुछ लोगों का कहना होता है कि इससे मतलब मेंटल पीस मिलता है, फोकस बढ़ता है इंसान का, या इस तरह की चीज़ें भी कही हाँ, जाती हैं, माशरे में हमें सुनने को मिलती हैं। तो ये इस बात में कितनी एक सदाकत है? देखिए,
शुरू में बुनियादी तौर पे जब ये इंसान ने इन्वेंट की थी तो ये थी मेडिसिनल पर्पस के लिए। जैसे वर्ल्ड वॉर वन में ये जो ओपियम थी, अफीम जिसको बोलते हैं, या हीरोइन मॉर्फिन जो थी, तो वो पहले जब लोग ज़ख्मी हो जाते थे वर्ल्ड वॉर वन में तो मॉर्फिन इंजेक्शन लगाते थे, पेन रिलीवर था अभी भी वो। आई थिंक वॉर के टाइम पे दी जाती हैं। अभी भी जाती नहीं, बहुत सारी मेडिसिन है जो कि इनमें से ड्राइव करती है ना, मॉर्फिन बेस्ड है बहुत सारी। लेकिन एक हो गया मेडिसिनल पर्पस जो कि लीगल है, वो पूरी दुनिया में लीगल है। अच्छा, आप और बता। एक एक है हो गया उसका अब्यूज़। तो एक मेडिसिनल, एक पॉजिटिव पर्पस, वो तो आज जितनी भी बहुत सारी, जैसे अभी बहुत सारे एंटी डिप्रेसेंट हैं, वो उनमें यूज़ होती हैं बहुत सारी ऐसी ओपियम डेरिवेटिव्स, या इवन हैश ऑयल है, ADHD, इस तरह की बीमारियां हैं जिनमें यही आइस के अंदर जो मेथाम्फेटामिन है उसका वही केमिकल डाइल्यूटेड हाँ वर्जन। यूज़ होता है, लेकिन वो उतना सब्सटेंस यूज़ होता है जितना कि ज़रूरत हो उस चीज़ को ट्रीट करने के लिए। लेकिन जहाँ पे अब्यूज़ होगा तो फिर वो आप आपको पता है। फोकस वाली बात, जो सवाल मैंने आपसे पूछा तो वो हाँ। बता रहे थे बीच में, मैंने थोड़ा सा आपको कौन सी? डिस्ट्रैक्ट कि फोकस बढ़ता है इससे या नहीं। देखिए, जब भी इसका मेडिसिनल पर्पस होता है चीज़ का तो फोकस बढ़ता है उसको, क्योंकि वो ट्रीट करता है ना उसको। और ये जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ है पूरी दुनिया में, वो प्रॉपर उस किसी भी ड्रग को मार्केट में लॉन्च करने से पहले प्रॉपर उसका एक्सपेरिमेंट करता है और फिर जाके वो मार्केट में लॉन्च करता है। तो जो भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिनमें, जैसे अभी मैं आपको बताऊं कि ज़ैनेक्स टैबलेट है, उसके अंदर हमारे साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस जिसको बोलते हैं एल्प्रोजोलम, हाँ इस तरह से नाम बड़े इनके टेक्निकल्स हैं, तो वो यूज़ होती है लेकिन एक सर्टेन क्वांटिटी के अंदर। तो वो होती हैं, तो वो आपको पता है एंग्जाइटी रिलीवर है, एंग्जाइटी ख़त्म हो जाती है, इंसान का मेंटली थोड़ा पीसफुल हो जाता है। लेकिन वो जिनको वो स्ट्रेस हो उनको ट्रीट करने के लिए। लेकिन अगर अब्यूज़ हो जाएगा उसके लिए तो फिर आपको पता है लोग फिर मतलब ज़्यादा अगर यूज़ होने लगेगा तो आपका वो आपकी हाँ फिर बॉडी के लिए अब्यूज़ हो बहुत जाएगा ना, बहुत ज़्यादा हार्मफुल हाँ इफेक्ट होते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन अब्यूज़ का मकसद ही मतलब यही है कि जहाँ पे बजाय इंसान को फ़ायदा देने के लिए इंसान को नुकसान देना शुरू कर दे एक चीज़, तो फिर अब्यूज़ हो जाएगा उस चीज़ का। बाकी अगर किसी एक स्पेसिफिक चीज़ को ट्रीट कर रहा हो तो वो आपके फ़ायदे की चीज़ है। अच्छा अली साहब, ये बताइएगा कि बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, बहुत सारे जो है वो प्रोहिबिटेड भी हैं, कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस भी हैं। तो हमें कैसे पता लगता है, एक बीइंग अ लेमैन या बीइंग इवन अगर आप टेक्निकल पर्सन भी हैं, तो आपको कैसे पता लगेगा कि कौन से सब्सटेंसेस जो हैं वो प्रोहिबिटेड हैं, कंट्रोल्ड हैं और कौन से नहीं हैं? देखिए, ये जो कंट्रोल ऑफ नार्कोटिक सब्सटेंसेस एक्ट है, इसके अंदर 3 स्केड्यूल बने हुए हैं और उनके अंदर बड़ा डिफाइंड है चार्ट्स के अंदर, कि एक है जो कि प्लांट बेस्ड नार्कोटिक्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया हेरोइन हो गया। दूसरे टेबल में आते हैं साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, जिसके अंदर एक आइस, MDMA जो केमिकल है। तीसरे नंबर पे आते हैं कंट्रोल्ड केमिकल्स। अब कंट्रोल्ड केमिकल्स कौन से हैं? जो कि रॉ मटेरियल हैं उन ड्रग को सिंथेसाइज करने में। जैसे मॉर्फिन है, हेरोइन है, तो हेरोइन को रॉ फॉर्म में आती है, लेकिन हेरोइन को प्योर उस पाउडर फॉर्म में लाने के लिए डिफरेंट केमिकल ज़रूरत होती है। और वो फिर जब केमिकली वो बनेंगे उस तरीके से तो फिर उसकी प्योर फॉर्म में आती है। तो वो लॉ में डिफाइंड है सारे के सारे कि कौन सा कंट्रोल्ड केमिकल है, कौन सा साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस। अच्छा, यहाँ पे आपने मल्टीपल टाइम एक टर्म यूज़ की है, साइकोट्रैपिक। तो इस टर्म को मैं थोड़ा सा आपसे एक्सप्लेनेशन चाहूँगा अपने व्यूअर्स के लिए। देखिए, साइकोट्रॉपिक वो सब्सटेंसेस कंपाउंड्स हैं जो कि डायरेक्टली दिमाग की जो मेंटल स्टेट है उसको ऑल्टर कर देते हैं ना इंस्टेंटली, जो कि आपको, जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको डायरेक्टली हिट करें। तो वो आपके मूड स्विंग्स हो जाएंगे, एकदम ही आप अगर लो डिप्रेस फील कर रहे हैं, एकदम ही आपको ऐसा साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस लेते हैं, वो आपका बेसिकली क्या है कि इंसान की बॉडी प्लेजर मैकेनिज्म, एंड पेन को प्लेजर एंड रेगुलेट। पेन के एग्जैक्टली। बॉडी के अंदर डिफरेंट हमारे ग्लैंड्स हैं जो डिफरेंट सीक्रेट करते हैं, वो बोलते हैं ना फियर हार्मोन भी होता है, फियर जैसे एड्रेनलिन ग्लैंड्स होते हैं, इसी तरीके से एक डोपामीन एक केमिकल होता है। तो वो डोपामीन जो है उसको बोलते हैं कि प्लेयर डोपामीन शॉट, वो प्लेयर हार्मोन होता है बेसिकली। तो ये जितने भी इस तरह के साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस होते हैं, ये डायरेक्ट बॉडी के नर्वस सिस्टम में जाके ब्रेन के ये उस सब्सटेंस को हिट करते हैं और वो फिर सीक्रेट होता है। तभी लोग जो फिर ये इस तरह की चीज़ें करते हैं उनको वो हाई मिलता है। हाई कैसे कि वो बॉडी के अंदर वो टिपिकल एक डोपामीन शॉट मिलेगा तो आपको एकदम उस चीज़ की प्लेयर और वो फील आना ज़्यादा शुरू हो जाता आपको है। फील होना शुरू हाँ, हो हाई जाएगा। आपको फील आता है जो आपको हेरोइन में आता है। जो भी लोग ये हाई वाले डोजेज वाली चीज़ें कर रहे होते हैं तो वो आपके मेंटल स्टेट को ऑल्टर करता है अच्छा, बेसिकली। जैसे आप अभी बता रहे थे कि ये कंट्रोल्ड सब्सटेंस समटाइम मेडिसिन के लिए भी यूज़ होते हैं। तो अगर कोई फार्मास्यूटिकल पर्पसेस के लिए या किसी और पर्पस के लिए जो लेजिटिमेट पर्पस है, उसके लिए अगर किसी को ये ड्रग्स चाहिए,
तो उसका क्या प्रोसेस है, वो किस तरह से उन्हें ले सकता है, वो भी क्या इस CNS एक्ट के अंदर ही आ जाएगा, उनको भी पनिशमेंट हो सकती है या इसमें कुछ डिफरेंट है? नहीं देखें, हमारे यहाँ बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जो कि दवाइयाँ बना रही हैं। इनका एक प्रोसीजर है, और ये बहुत सारे जो कंट्रोल केमिकल्स हैं ये मेडिसिनल पर्पस में भी यूज़ होते हैं। अब हमारे जो लॉ है उसमें ये है कि किसी भी आदमी से अगर उसके पास अगर लाइसेंस है टू कीप दीज थिंग्स, तो वो फिर इस लॉ के अंडर नहीं आता। अब जिस तरह फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो कोई भी दवाई बनाती है, तो जो भी उनको केमिकल्स चाहिए उनके लिए एक प्रॉपर रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जो कि केमिकल्स किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी ने इंपोर्ट करने होते हैं तो वो लाइसेंस लेती है। ड्रग्स एक्ट भी है। ड्रग्स एक्ट भी है जो रेगुलेट करती है क्या, तो वो उनसे लाइसेंस लेते हैं प्रॉपरली, और फिर उनको अलाउ होता है और फिर मेडिसिनल पर्पज़ के लिए वो यूज़ करते हैं। इसी तरीके से कंट्रोल्ड केमिकल्स हैं, उन किसी भी जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, तो ये इनके लिए भी आपको लाइसेंस लेना पड़ता है रेलेवेंट अथॉरिटी। जैसे जो भी कंट्रोल्ड केमिकल्स हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स एंड कंट्रोल जो है वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, वो आपको देगी। इसी तरीके से अगर किसी बंदे ने फार्मास्यूटिकल कंपनी में कोई चीज़ करनी है तो वो भी एक मिनिस्ट्री से वो ले सकते हैं, तो वो अंडर लाइसेंस होंगे तो वो बना सकते हैं सारी चीज़ें। अच्छा, इसमें कोई चेक एंड बैलेंस भी फिर रखा जाता है लाइसेंस होल्डर्स के लिए, कोई ऑडिट्स होते हैं? क्योंकि देखें, जहाँ पे अच्छे काम के लिए यूज़ हो सकती हैं तो बुरे काम के लिए भी हो सकती हैं। यानी कि एक अगर फार्मास्यूटिकल कंपनी है, फॉर एग्जांपल उसको आपने दिया मेडिसिन बनाने के लिए, वो आगे ड्रग्स बना के ही बेच रही है, तो इस पे कोई चेक एंड बैलेंस भी बिल्कुल चेक एंड बैलेंस है, वही तो ANF का मैं बता रहा हूँ कि ये सबसे अच्छी जो कारकर्दगी ANF की है ये कि ये चेक एंड बैलेंसेस रखती है। इनका इंफॉर्मेशन का नेटवर्क होता है कहीं पे भी, और रेगुलरली जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं और ANF के इंस्पेक्टर्स हैं ये रेगुलरली चेक करते हैं कि जिस कंपनी के पास अगर कोई लाइसेंस दिया हुआ है तो वो जेन्युइन लिजिट बिजनेस में है, या उसको गलत काम में तो इस्तेमाल नहीं करा। जैसे रिसेंटली अभी क्या हुआ है कि बहुत सारी ऐसी टैबलेट्स जो कि दो के लाइसेंस ड्रग्स है, जैसे जैनेक्स हो गया, ट्रामाडोल हो गया, ये हैं लाइसेंस ड्रग, लेकिन इनका अब्यूज़ हो रहा है। एक मैन्युफैक्चरर है फार्मास्यूटिकल कंपनी का, उसको इजाज़त है लाइसेंस पे फॉर एग्जांपल कि वो 1000 टैबलेट्स बनाता है, लेकिन वो 1000 से 10,000 बनाता है, और वो फिर क्या, क्योंकि ब्लैक मार्केट में इनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अब अक्सर आपने देखा होगा कि जो भी मिडल ईस्ट है, अच्छा वहाँ पे लॉज बड़े स्ट्रिक्ट हैं, तो अक्सर कराची से मैं देख रहा होता हूँ ये केसेस अक्सर हम प्रोसिक्यूट कर रहे होते हैं। लोग 1000 2-2 4-4 हज़ार पत्ते जो हैं वो अपने साथ सऊदी या मिडल ईस्ट लेके जा रहे होते हैं, और एयरपोर्ट वो पकड़े जाते हैं, तो वो भी फिर अंडर ANF लॉ ही प्रोसिक्यूट होते हैं, क्योंकि उनसे ये पूछा जाता है कि भाई 10,000 टैबलेट आप, अगर कोई बंदा बीमार है तो वो प्रिस्क्रिप्शन पे दवाइयाँ लेगा ना, डॉक्टर उसको बताएगा कि भाई ये 20 गोलियाँ खाओ, ये तुम्हारे हफ्ते के लिए। लेकिन एक बंदा है जिसके पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं है और उसकी इतनी हैवी मिकदार आ जाती है, और दो कि वो आम अंडर है फार्मास्यूटिकल ड्रग, लेकिन उसके पास कोई लिजिट कोई सबूत उसके पास नहीं मिला कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तो वो जो पकड़ी जाएगी तो वो भी साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस में काउंट होंगी, और वो फिर यहाँ पे प्रोसिक्यूट उसको होती है। प्रोसिक्यूट किया उसको जाएगा? फिर प्रोसिक्यूट किया जाता है, करते हैं हम, आते हैं बहुत सारे केसेस इस अच्छा, तरीके अब से। कमिंग बैक टू ANF, क्या ANF और उसके पर्सनल इतने इक्विप्ड हैं, इतना टेक्नोलॉजी या पर्सनल्स उनके इतने ट्रेन हैं कि इन सारी चीज़ों को ट्रेस कर सकें एंड इन सारी चीज़ों को डिटेक्ट करके उन्हें मतलब फाइंड आउट कर सकें और सारा उसको डील कर सकें? मेरा जैसा एक्सपीरियंस रहा है, मैं आपको ये बल्कि बताऊं कि पाकिस्तान में डिफरेंट डिफरेंट रिप्यूट होती है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की, लेकिन ANF जो है वो बाकायदा एक प्रोफेशनल लॉ इन्फोर्समेंट है, बड़े वेल ट्रेंड उनके ऑफिसर्स हैं, और बड़ा क्या कहते हैं प्रोफेशनल हैं वो, और बड़ी अकाउंटेबिलिटी है विद इन उनके रैंक्स की, क्योंकि आर्मी से लोग कमांड करने आ रहे होते हैं। विद इन डिपार्टमेंट बड़ा चेक एंड बैलेंसेस का बड़ा निज़ाम है, अनलाइक दूसरों का जहाँ पे कोई इस तरह का नहीं, हम मैकेनिज्म नहीं है। मैं नाम ले सकता हूँ पुलिस में, तो ऑनेस्टली हाँ, जिस स्पीकिंग तरह के वो वापस वो खुद ही बेच रहे होते हैं और खुद ही। एग्जैक्टली तो जहाँ अनलाइक पुलिस, तो यहाँ पे बहुत एक बैलेंस है, चेक एंड बैलेंसेस का निज़ाम है, पूरी अथॉरिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, पूरी वॉच होती है, और थॉरली प्रोफेशनल इदारा है, और जो भी पाकिस्तान में जो भी कंट्रोल है वो भी इन्हीं की वजह से ही, अगर ये नहीं हो तो फिर तो बड़ा मैनेजेबल ही नहीं हो। और इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का भी आप थोड़ा सा इनका बता दें, क्या वो भी अगर कोई इस तरह का केस आता है तो उसे भी आप प्रोसिक्यूटर्स ही प्रोसिक्यूट करते हैं या इनका कोई और मैकेनिज्म है? नहीं नहीं, विद इन ही, अगर फॉर एग्जांपल कोई भी बंदा इस तरह के, हालांकि ये बहुत मिनिमल है, हार्डली कभी ऐसा कोई केस आता है कि वो खुद ही इन्वॉल्व, कोई उनका ऑफिशियल इन्वॉल्व हो क्योंकि इस चीज़ के इतने अंदर। बड़े कंसाइनमेंट्स कभी कभार पकड़े होते हैं एंड हाँ आपने जैसे कहा लिक्रेटिव
चीज़ है, पैसा बहुत है, तो इंसान तो हर जगह इंसान ही है ना, तो खता का पुतला है। नहीं ये बड़ी एक ऑर्गेनाइज्ड एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, बहुत चेक एंड बैलेंसेज है, थॉरो प्रोफेशनल्स लोग हैं, फौज के लोग ऑफिसर्स कमांड इधर कर रहे होते हैं, इंटरनल चेक एंड बैलेंसेज बहुत ज़्यादा है। तो कोई भी तो उसका मैकेनिज्म क्या है इंटरनली, उसको कैसे प्रोसिक्यूट? इंटरनली मतलब उनके वॉच हो रही होती है, ये सब जितने भी केसेस आ रहे होते हैं वो पूरी की पूरी कमांड तक अंदाज़ा हो रहा होता है कि क्या इनका। और फिर मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि पाकिस्तान में मैक्सिमम कन्विक्शन रेट जो है वो एनएफ का 93% कन्विक्शन रेट है, और किसी भी एजेंसी का इतना कन्विक्शन रेट नहीं है। तो ये कन्विक्शन तब कब होती है जब थॉरो इन्वेस्टिगेशन हो, आपके पास कंक्रीट एविडेंस हो, तभी आप प्रोसिक्यूट आप एंड कन्विक्ट करा इसका सकते हो क्रेडिट ना। सर प्रोसिक्यूटर्स को भी जाता है, क्योंकि प्रोसिक्यूटर का ही बड़ा रोल होता है, साबित उसी ने करना होता है। एग्जैक्टली, प्रोसिक्यूटर का भी बिल्कुल देखिए ना, एक चेन है ना बेसिकली। एक लॉ इन्फोर्समेंट है जो कि प्राइमरी एविडेंस कलेक्ट करती है, और वो फिर एज अ प्रोसिक्यूटर हमने उसको कोर्ट में उसको उस तरीके से प्रेजेंट करना होता है। तो वो फिर एक लिंक है ना, तो वो जब स्टैब्लिश होता है। लेकिन प्राइमरीली ज़ाहिर सी बात है, पेन्स टेकिंग जॉब तो उनकी है, रेड वो करते हैं, जान का नजर हथेली पे रख के वो कर रहे होते हैं, क्योंकि ड्रग जितने भी हैं बड़ी शहादतें भी हुई हैं, ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, डेथ माफियाज हैं। भी एग्जैक्टली होती है। तो वो उनका बड़ा जान जोखम वाला काम है। तो वो जैसे मैंने आपको बताया 93% कन्विक्शन है, तो इतनी एविडेंस, इतनी अच्छी इन्वेस्टिगेशन है, तभी फिर कन्विक्शन होती है। अच्छा, आपने ये भी बताया था कि इंफॉर्मेशंस पे ही नॉर्मली ऑपरेशंस कंडक्ट किए जाते हैं, तो क्या एएनएफ जो है एंटी नार्कोटिक फोर्स, इसकी इंटरनल कोई इंटेलिजेंस भी है, या ये हर दूसरे हर एजेंसीज देखिए, के रिलाई करते हैं? हर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के अंदर एक इंटेलिजेंस और डिपार्टमेंट या उसका विंग होता ही होता है। हर आप कोई भी एजेंसी हो, कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हो, तो हर जैसा पुलिस है, पुलिस के अंदर सीआई है, फिर डीआईबी है, तो फौज है, उसके अंदर एमआई मिलिट्री इंटेलिजेंस है। तो जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं, उनका एक प्रॉपर असाइंड होता है एक डिपार्टमेंट, जो कि इंटेलिजेंस, क्योंकि इंटेलिजेंस गैदरिंग करना उनका काम होता है। ये चीज़ बताइएगा, फॉर एग्जांपल कोई बंदा है, उसके पोजेशन में, क्योंकि ये पोजेशन क्राइम है, अगर उसके पोजेशन से कोई नार्कोटिक सब्सटेंस पाया जाता है, अगर वो पर्सनल यूज़ के लिए है, छोटा मोटा, जैसे चरसी वगैरह गलियों में घूम रहे होते हैं, तो क्या इनको भी आप प्रोसिक्यूट देखिए करते हैं? किसी का आपके पास अगर 1 ग्राम भी आपके पोजेशन से निकलता है, या आप उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, या ट्रैफिक कर रहे हो, या ग्रो कर रहे हो, चाहे पर्सनल यूज़ के लिए भी हो। पर्सनल यूज, देखे पर्सनल यूज ही तो बैन है ना, मतलब आप नार्कोटिक्स को नहीं यूज़ कर सकते। तो आपके पास मिनिमम क्वांटिटी भी होगी तो प्रोसिक्यूट आप होंगे, फिर उसकी सज़ाएं जो हैं वो डिफाइंड हैं कि 0 ग्राम से 10 ग्राम तक होगा तो 6 महीने की सज़ा होगी। लेकिन आपसे अगर कोई भी नार्कोटिक्स जो भी बैंड चीज़ है पकड़ी जाएगी, तो आप डेफिनेटली नहीं, प्रोसिक्यूट मैं होंगे। इसलिए सवाल पूछने का मकसद ये है कि दुनिया में काफ़ी सारे ममालिक हैं जो पर्सनल यूज़ के पोजेशन के लिए अगर थोड़ा बहुत नार्कोटिक सब्सटेंस है तो उसको वो जाने देते हैं, और वो जो बड़े डीलर्स हैं उनको टारगेट ज़्यादा करते हैं, बिकॉज इसमें एक फ्लड गेट है कि आप हर गली से अगर हर चरसी को पकड़ने लग गए तो आपके पास तो फैसिलिटी ही नहीं बचेगी वो। तो आप क्या समझते हैं कि जो पर्सनल यूज़ के पोजेशन के लिए है, उन पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, ये जो इस चीज़ को, एक रैकेट्स को चला रहे हैं? नहीं देखिए, एक है सोर्स और एक है यूज़र्स। हम्म। तो जो सोर्स है मेन तो उन्हीं के ऊपर होता है, जो कि ट्रैफिकिंग, जो कि ग्रोअर हैं, जो कि इस क्राइम में इन्वॉल्व है। बाकी जो यूज़र है, अगर उससे भी पकड़ी जाएगी तो वो भी ऑब्वियसली प्रोसिक्यूट तो वो भी होगा, क्योंकि लाइसेंस तो नहीं है ना, कोई इजाज़त तो नहीं है किसी को भी कि वो यूज़ कर सकें। या कोई बंदा ये प्ली ले के जी मैं अपनी ज़ाती इस्तेमाल ही तो बंद है ना बेसिकली। तो वो कोई इसमें कोई डिफ्रेंशिएट नहीं है कि तो इसमें मुझे कोर्ट के बारे में बताइएगा, सीएनएस कोर्ट जैसे आपने जिक्र किया, तो इसके जजेस क्या, मतलब ये किस सेशन कोर्ट के इक्विवेलेंट होती है, हाई कोर्ट्स की इक्विवेलेंट होती हैं, किस तरह से ऑर्डिनरी जैसे सेशन कोर्ट्स प्रोसीड करती हैं, इनमें कुछ प्रोसेस डिफरेंट है, प्रोसीजर? जो भी स्पेशल कोर्ट के जजेस वो लगते हैं जो कि सेशन जजेस हो, एडिशनल सेशन जज भी नहीं। जो भी सेशन जज होते हैं प्रॉपर, वो ही स्पेशल कोर्ट के जजेस हो सकते हैं। वो स्पेशल कोर्ट बैंकिंग कोर्ट हो, एटीसी टेररिज्म कोर्ट हो, या नार्कोटिक्स सीएनएस कोर्ट हो। तो जो सेशन जजेस होते हैं वही स्पेशल जजेस लगते हैं यहाँ पे। अच्छा, हम कई बार ऐसा देखते हैं, खासकर ये पुलिस के साथ, पुलिस बहुत करती है, आई एम नॉट श्योर अबाउट एएनएफ की इस तरह का होता है या नहीं, सम टाइम किसी को विक्टिमाइज करने के लिए फैब्रिकेटेड केसेस बनाए जाते हैं, तो ये आप कितना एक देखते हैं कि ऑफिशियल्स की तरफ से फैब्रिकेटेड केसेस बनाए गए हों, चाहे वो पुलिस के हो या एएनएफ के हों, तो और उस उन केसेस को एज अ प्रोसिक्यूटर आप कैसे डील करते हैं? आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सच्चाई का वो करें या अपने डिपार्टमेंट की वकालत करें?
नहीं, देखिए एक डिफरेंस है पुलिस में और एएनएफ में। पुलिस जो है वो आती है अंडर सिविलियन गवर्नमेंट में आती है, और उनकी सारी पोस्टिंग्स वगैरह वो भी इन्हीं के हाथ में होती है। एएनएफ अनलाइक पुलिस, उनकी पोलिटिसाइज नहीं है वो। उनका वो मेरिट पे, जिस तरह फौज का एक निज़ाम होता है, इंटरनली सारी चीज़ें मेरिट बेस्ड ही होती हैं। तो वो कोई उनका कोई एम ही नहीं है, क्योंकि पोलिटिसाइज ही नहीं है, तो उनका कोई लेना देना ही नहीं है कि किसी को गलत फंसाएं या किसी को वो चीज़ करें। और एएनएफ का बारे में आपने क्लीन एक नीट एंड क्लीन एक एजेंसी है। तो जब जो मेरा अभी टेन्योर रहा है या रिप्यूट भी एक होती है, तो एएनएफ में कभी भी फॉल्स फॉरेस्टेशन या किसी को फैब्रिकेटेड केस बनाने का, क्योंकि उनका कोई पर्पज़ ही नहीं होता। तो ये बड़ी क्लीन, नीट एंड क्लीन एजेंसी है, इसमें कोई भी ज़ातियात वाला इस तरह का कोई एलिमेंट नहीं होता। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ आती है एविडेंस, जो कि एक हम्म, प्रोसिक्यूटर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, और हाँ। यही वो मौका होता है जहाँ पे केस या तो बनता है या तो ख़राब होता है। तो क्या इसका एविडेंस नॉर्मली एक जैसे एविडेंस होता है इसी तरह से चलता है, या आप क्या क्या मैकेनिज्म आप एज एविडेंस यूज़ करते हैं, और कितना मुश्किल है एविडेंस को गैदर करना एएनएफ के केसेस में या नार्कोटिक्स के केसेस में हम्म, बेसिकली? देखिए प्राइमरीली क्या होता है कि जब भी एएनएफ रेड करेगी, तो वहाँ से कुछ ना कुछ उनके हाथ आएगा। वो अब कितना मटेरियल कितना आता है, कितना वेट उसका क्या है, तो जो जब पकड़े जाएंगे, जिसके भी पोजेशन से निकलेगा, ऑब्वियसली वो अक्यूज्ड वो बनेगा। फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन में वो किसके नाम डिस्क्लोज़ करता है, फिर उसके लिए हमें ये एविडेंस किसी को भी क्योंकि आपको पता है कि कानून शहादत के अंदर किसी भी को अक्यूज की स्टेटमेंट के ऊपर किसी भी बंदे को कन्विक्शन नहीं होती। वो जस्ट उसके लिए एक सरकमस्टांस या कोरेबोरेटरी एविडेंस के हिसाब से वो ली जा सकती है, लेकिन इंटायरली उस एविडेंस के ऊपर वो नहीं होता। तो अब किसी को भी कनेक्ट करने के लिए आपको उसकी सीडीआर रिकॉर्ड्स ज़रूरी है। ट्रांजैक्शन, अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई हुई हैं, उनको आपने निकालना है, उनको कनेक्ट करना है। फिर जो उसकी पोजेशन से चीज़ें निकली हैं, वो क्या चीज़ें निकली हैं। फिर कोई भी एविडेंस देखें, जब भी कोई बंदा पकड़ा जाता है, तो चश्मदीद गवाह जिसको बोलते हैं, वो उधर मौके पे होते हैं, जिसे पकड़ा गया, जिसके सामने कार्रवाई होती है। मतलब अमूमन क्या होता है कि जब भी रेड होती है, तो पूरी लॉ एएनएफ की लॉ इन्फोर्समेंट के काफ़ी सारे ऑफिशियल्स वहाँ गए होते हैं। जब भी जिस बंदे को पकड़ते हैं, तो सारी कार्रवाई करते हैं, देखते हैं कितना है, उसमें से सैम्पलिंग करते हैं। तो वो हर चीज़ का विटनेस होता है जब उसको पकड़ा गया। फिर उसका जब भी मेमो, रिकवरी मेमो के विटनेस अलग होते हैं, वो हो गए। तो वो सारे के सारे एएनएफ के ऑफिशियल्स या ऑफिशियल्स ही होते हैं जो कि प्राइमरी अच्छा, विटनेस आप होते हैं। बीइंग प्रोसिक्यूटर कौन से ऐसे लूप होल्स हैं जो कि अक्सर रेड्स के वक्त, रिकवरीज के वक्त छूट जाते हैं, जिससे आपको बाद में केस साबित करने में बड़ी मुश्किलात पेश आ जाती हैं? ऐसे कोई लूप होल्स जो अमूमन होते हों? देखिए हर केस की इन्वेस्टिगेशन की नोयत डिफरेंट होती है। डिफरेंट ऐसे कि देखिए एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, बड़ा इंटेलिजेंट है, बड़ा थॉरो प्रोफेशनल है। वो हर एंगल से बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन करेगा। जो भी मिस लिंक है उसको जोड़ेगा, और एक प्रॉपर हर चीज़ को जैसे लिंक करना है, इस्टेब्लिश करना है, करेगा। एक है कि बेचारा पूरा सारा क्या कहते हैं, लेथार्जिक एक इन्वेस्टिगेशन आई हुआ है, उसको इतनी समझ, इतना इंटरेस्ट नहीं है, उसने आधी इन्वेस्टिगेशन की, आधी छोड़ दी। तो फिर कोर्ट्स में जब वही एविडेंस आती है, तो फिर जज अपना जब जुडिशियल माइंड अप्लाई कर रहे होते हैं, तो वो फिर जो सेंटेंस है वो फिर उसके अकॉर्डिंगली उस तरीके से उसको मिल डाउट आ जाता है। जाता है। डाउट आ जाता है, एग्जैक्टली। जो क्योंकि देखें क्रिमिनल जो जुरिस्प्रूडेंस है, उसमें प्राइमरीली क्या है कि द प्रोसिक्यूशन हैज़ टू प्रूव द केस बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट। तो स्लाइटेस्ट भी डाउट आएगा तो सेटल प्रिंसिपल है कि वो अक्यूज़ की फेवर में जाता है, ठीक है। तो आपने उस ऐसी शहादतें पेश करनी है कोर्ट में कि बियॉन्ड डाउट आए, मतलब कोई भी रीज़नेबल डाउट ना हो, मतलब बियॉन्ड डाउट हो, कि आपको बड़ी लगे कि बड़ी एक नॉर्मल चीज़ें हैं, और एक कॉमन सेंस में एक कॉमन आदमी भी समझ जाएगा हाँ इसने किया हुआ है। तो कोई भी डाउट आ जाए, ऐसा कोई ब्लंडर होगा, तो वहाँ फिर आपको नहीं, पता है कि पुलिस के मामलात में हम अक्सर देखते हैं ना, या तो वो पैकेट्स खुले हुए रह जाते हैं, हाँ, या उनको सारे पैकेट्स में से सैंपल नहीं निकला, हाँ। आधे अब में से देखिए, दिया। हाँ एग्जैक्टली, ये आपने बड़ी काम की बात की। अब क्या है कि प्रोसिक्यूशन को कोई भी केस स्टैब्लिश करने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट और हायर कोर्ट्स ने एक प्रॉपर थ्रू प्रेसिडेंट केस लॉज के थ्रू एक डिफाइन कर दिया हुआ है। जैसे कि प्राइमरीली प्रोसिक्यूशन को क्या स्टैब्लिश, अगर कन्विक्शन करवानी है, तो पहले ये स्टैब्लिश करना है मोड एंड मैनर ऑफ रिकवरी।
कि जब रेड हुई तो कौन सा मोड और मैनर किस तरीके से रिकवरी हुई, और जो उस वक्त विटनेस थे, आई विटनेस थे, उनकी टेस्टिमनी बड़ी काउंट करती है। इंडिपेंडेंट विटनेस कौन, हाँ, प्राइवेट विटनेसेस। एग्जैक्टली तो उनकी आपस में कंट्राडिक्शन तो नहीं आ रही बात में, और मटेरियल एस्पेक्ट्स के ऊपर सबकी एक यूनानिमस, एक अलाइंड है एक दूसरे के साथ बात करने में। फिर उसके बाद क्या है कि ये क्योंकि इस पे सज़ाएँ बड़ी स्ट्रिंजेंट सज़ाएँ हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी सेटल किया है कि उतनी जो क्वालिटी ऑफ एविडेंस है वो भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए, मयार उसका भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि इतने हैवी सेंटेंसेस, 20-20 साल की सज़ाएँ लोगों को। तो प्रोसिक्यूशन के ऊपर भी ये जिम्मेदारी है कि कंक्रीट एविडेंस, ऐसी एविडेंस वो लेके आए सामने कि प्रूव करने के लिए सॉलिड चीज़ें, और उसमें कोई लिक्यूनाज नहीं हो। तो अब क्या है कि जब भी मौके पे पकड़ा जाता है तो उसकी सैम्पलिंग होती है। मतलब अगर 10 पैकेट चर्च के किलो के 10 पैकेट पकड़े गए, तो हर पैकेट में से, जैसे आमिर ज़ेब केस है, उसमें ये जस्टिस खोसा की ये जजमेंट थी कि उसमें ये हुआ था उस केस में कि लॉ इन्फोर्समेंट ने 10 पैकेट थे, सैंपल सिर्फ एक से लिया, नीचे से कन्विक्शन आई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्योंकि सिर्फ सैंपल 1 किलो से लिया है, तो अब 1 किलो तक की हद तक ही उस जुर्म उसके ऊपर साबित हुआ, बाकी से नहीं। तो अब ये क्या एक सेटल हुआ कि भाई अब लॉ इन्फोर्समेंट वाले जब भी कोई पकड़े और 10 kg के 10-10 अगर पैकेट है, तो एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल जो है वो हर एक पैकेट पैकेट में में उसको लेना है, 10-15 ग्राम का, और वो फिर ग्राम से अलग लेके उसको एनवेलप के अंदर उसी मौके पे सील करना है। अब दूसरा पोर्शन क्या है कि सेफ कस्टडी एंड ट्रांसमिशन ऑफ नार्कोटिक ड्रग टू लेबोरेटरी। अब उसमें क्या है कि मौके पे ही आपने सील करना है, सील करने के बाद मौके के गवाह बनेंगे, आपने उसी चीज़ को जाके माल खाना में रखना है, क्योंकि हर पुलिस थाने में एक माल खाना होता है जहाँ पे भी सीज्ड कोई भी ड्रग हो या कोई भी हथियार या कोई भी चीज़ पकड़ी जाती है, क्राइम प्रोसीड, तो वो उधर उसको सेफ कस्टडी में रहे। फिर अगले दिन जो विटनेस है, कोरियर विटनेस जिसको हम आप बोलते हैं, जो कि वहाँ से लेके लेबॉर्ट्री लेके जाता है, वो भी उसको सही हालत में विदाउट टेम्परिंग उसको उधर लेके जाए। और जब एफएसएल जो रिपोर्ट आती है, उसमें रिपोर्ट में भी लिखा होता है कि जब रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ड्रग का, नार्कोटिक का उनके पास पहुंचा, तो वो सील्ड कंडीशन में था। अगर वो सील्ड उसकी टूटी हुई होगी तो वो फिर लिंक जो डाउट है, आ गया। हाँ, लिंक जो है वो स्टैब्लिश, वो लिंक ब्रेक हो गया। तो नार्कोटिक्स कंट्रोल, नार्कोटिक्स केसेस का एंटायर जितना भी केस है वो डिपेंड ही इस चीज़ पे करता है, सेफ कस्टडी एंड सेफ ट्रांसमिशन मतलब के ये ऊपर। नहीं कि आज रिकवर किया, घर लेके चले गए, कल मालखाने हाँ, में कल दे रहे हो। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, एग्जैक्टली। और हर एक बंदे के बयान, जो भी इस पूरी की पूरी टाइमलाइन भी देखी जाती है कि कितने बजे रिकवरी हुई और सब मालखाने में कितने बजे जमा एग्जैक्टली करवाया हर गया। चीज़ देखिए, पुलिस ऑर्डर रूल्स के तहत जो है प्रॉपर एक रूल्स बने हुए हैं कि जिस वक्त आएगा, जब थाने में प्रॉपर्टी लेके आई जाती है, तो उस वक्त ही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बयान लेगा, 161 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है वो मालखाना मॉर्नर का, और उसके अंदर टाइम मेंशन करेगा कि इस वक्त मैंने इसको हवाले कर दिया, और इसने उसके और अंदर रोजनामचे में भी एंट्री। रोज नामचे में भी एंट्री, जब भी अराइवल डिपार्चर एंट्री, और 161 का स्टेटमेंट रखवाते वक्त भी। और जब फिर वो कोरियर जो लेके जिसको भेजा जाता है कि जाके लेके तुम गया लेके जाओ, वापस। उसका 161 स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा जब मालखाना खुलेगा, और फिर जब वो वापस आएगा फिर उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा, टाइम रिकॉर्ड होगा, ताकि हर चीज़ क्लैरिटी, जो ट्रांसपेरेंसी रहे। ट्रांसपेरेंसी अच्छा रहे। अली साहब, आखिरी क्वेश्चन मेरा आपसे आज का ये है कि अगर आपको अथॉरिटी दी जाए, या आप कौन सा जो सीएनएस एक्ट का प्रोविजन है जिसे आप चेंज करना चाहेंगे, अमेंड करना चाहेंगे, जो आपको लगता है कि प्रॉब्लमेटिक है। हाँ, अभी रिसेंटली मैंने हालांकि प्रपोजल भी दिया। अभी रिसेंटली क्या होना शुरू हुआ है कि बहुत सारे जो ड्रग ट्रैफिकर्स हैं, क्योंकि एक आपको मैंने ऑलरेडी बात बताई कि जितनी भी सज़ाएं हैं सीएनएस एक्ट में, वो हैं वेट के अकॉर्डिंगली। 1 किलो चर्च पकड़ी जाएगी तो 10 साल की सज़ा होगी, आधा किलो होगी तो इतनी होगी। अब ट्रैफिकर्स ने क्या किया है कि सोक्ड फॉर्म में ट्रैफिकिंग स्टार्ट कर दी। सोक्ड क्या है कि टॉवल है, टॉवल के अंदर लिक्विड उसको पिघला के उसके अंदर सोक कर दिया और उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये किताबें हैं, किताबों के जो सफ़ा है, ये भी पेपर, इसके अंदर उसको सोक किया और इसको स्मगल कर रहे हैं। और बाहर दुनिया में ये जो औरतों के कपड़े होते हैं, उन कपड़ों के अंदर, धागे के अंदर ऐसा माइन्यूटली और इतना सोफिस्टिकेटेडली उन्होंने उनके अंदर वो हेरोइन भरी होती है। तो अब क्या होता है कि जब भी, अभी रिसेंटली इस चीज़ के ऊपर मैंने एनकाउंटर किया इस तरह का केस कि कन्विक्शन हो रही थी। अब डिफेंस काउंसिल ने कहा कि सर, जज साहब को, कि जो सज़ा है वो तो है उसकी वेट के हिसाब से। वेट के, नेट वेट के हिसाब से,
तो ये तो नेट वेट है नहीं, तो कैसे सज़ा मिलेगी? तो फिर खैर मैंने बड़ा रिसर्च किया उसके ऊपर, और फिर हमारे यहाँ पे इसी के अंदर ही डेफिनेशन है मैन्युफैक्चर्ड ड्रग की। तो फिर मेरा आर्ग्यूमेंट ये था बेसिकली कि सर कि अच्छा, फिर एक और मज़े की बात इंटरेस्टिंग क्या है कि अब उसी चीज़ को जो सोक्ड चीज़ है उसको जब लेबॉर्ट्री भेजा जाता है, तो लेबॉर्ट्री वालों के एक्स्ट्रा रिसोर्सेज उसके ऊपर चाहिए होता है, केमिकल जो है। अब आम जो मैंने आपको बताया, अगर एक सैंपल है 10 का, उसका तो छोटा सा केमिकल, अब उसको एक्सट्रैक्ट करने में एक तो उनके टाइम, एनर्जी और पैसा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, लाखों रुपए में। तो मैंने बोला कि ऐसे ड्रग ट्रैफिकर को हम टैक्स पेयर की, इवेंचुअली जो भी इनको बजट मिल रहा होता है हम टैक्स पेयर की मनी से हो रहा होता है, तो हम क्यों एज अ प्रोसिक्यूशन एजेंसी या कोर्ट क्यों एक खर्चा करें। अक्यूज्ड को फेवर देने के लिए जाके 5-6 लाख रुपए का खर्चा कराए सिर्फ कि भाई इसको कितनी सज़ा होगी और उसमें से एक्सट्रैक्ट करे, क्योंकि एक्सट्रैक्ट करने का बजट जो है बहुत ज़्यादा है। तो फिर आर्ग्यूमेंट मेरा ये था कि जिससे जो भी, क्योंकि उसने इंटेंशनली उसकी फॉर्म चेंज की है। एक है बंदा हीरोइन पाउडर थैली में लेके आ रहा है, एक आदमी है जो हीरोइन पाउडर को सोक्ड फॉर्म में खुद कन्वर्ट कर रहा है, इंटेंशनली कर रहा है। तो उसको किस चीज़ की रियायत देनी चाहिए? तो उसको सज़ा जितने ही मटेरियल, जिस चीज़ में उसको उसका वेट, उसका अक्यूमुलेटेड नेट वेट वेट, के साथ ही उसको सज़ा होनी चाहिए, उसको नेट वेट के हिसाब से सज़ा नहीं होनी उससे चाहिए। पैसे भी लेने चाहिए ना एज अ फाइन, जो रिसोर्सेज यूज हुए हैं। हाँ, एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो जा तो ये अक्यूज जो है खुद पैसे भरे, और जितनी भी कॉस्ट आए वो जाके लेबॉर्ट्री को दे, तो फिर नेट पे अगर वो पैसे नहीं भर रहा, तो फिर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी या कोर्ट या इवन स्टेट रियासत क्यों उसके पैसे भरे? तो वो फिर उसको उसी पे सज़ा आई कि अगर नेट उसमें से 2 किलो निकलना था, लेकिन टॉवल का वेट भी 4 किलो था, तो 6 किलो पे फिर उसको सज़ा आई। थैंक यू वेरी मच अली साहब, Yeah, आपने अपना टाइम भी दिया व्यूअर्स के लिए भी। आई थिंक बड़ा एक इंफॉर्मेटिव very सेशन much. और नारकोटिक सब्सटेंसेस रहा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, ऐसी और वीडियोस आप देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड पे मेरा व्यूअर्स के लिए भी यही मैसेज है कि से नो टू ड्रग्स। ड्रग्स के आसपास भी ना जाएं, और आपके जो भी चाहने वाले हैं उन पर भी आप नज़र रखें कि कोई भी ड्रग्स के आसपास नहीं जा रहा, क्योंकि ड्रग्स की जो हैंडलर्स हैं उनका टारगेट जो नो उम्र बच्चे हैं, 17 साल, 16 साल, 18 साल के जो बच्चे हैं वो हैं, और वही उनका सॉफ्ट टारगेट भी हैं। सो आप खुद को ड्रग से बचाएं, अपने दोस्तों को ड्रग से बचाएं, और एक नीट एंड क्लीन मुआशरा आप बनाएं जो कि ड्रग फ्री मुआशरा हो। एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि मज़ीद इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।